हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फीस का नया वीडियो लेकर। यह वीडियो मेरा अभी चल रहा है क्लास 12 के जैक बोर्ड का द्वारा एग्जामिनेशन जो 16 फरवरी 2024 को है, उसको ध्यान में रख करके मॉडल सेट के रूप में जितना मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट MCQ जो पूछा गया है या पूछने की संभावना है, जिसकी बहुत अधिक संभावना बनती है, ऐसे ऐसे वीडियो को लेकर के हम आपके साथ आ रहे हैं। अभी तक मॉडल सेट के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में जो मेरा है वो 3 ठो सेट आ चुका है। आज है मॉडल पेपर पार्ट 4 का एग्जामिनेशन है मॉडल सेट का। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन का कारण क्या है। प्रकाश की सीधी रेखा में गमन का क्या कारण है। लाइट प्रोपेगेट्स लिनियरली बिकॉज ऑफ इट्स, कौन सा नेचर है जिसके चलते लाइट सरल रेखा में गमन करती है। तो यहाँ आवृत्ति दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, वेग वेलोसिटी एंड तरंग प्रकृति वेव नेचर। कौन सा गुण है जो लाइट को सरल रेखा में ले जाता है। लाइट का आप जानते हैं दो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो कौन सा प्रॉपर्टी है जो ये साबित करता है कि लाइट सरल रेखा में गमन करती है। तो ये आप जानते हैं, दैट इज वेव नेचर। तरंग प्रकृति जो लाइट का है, ये साबित करता है कि लाइट जो है सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की क्षमता 5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। द पावर ऑफ ए लेंस इज 5D, देन इट्स फोकल लेंथ क्या होगा। 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, नन ऑफ दिस। इसमें क्या होगा इसका आंसर। तो आपको यहाँ देखना है कि ये पावर ऑफ द लेंस, लेंस की क्षमता 5D है, फोकस दूरी निकालना है। पावर और फोकस दूरी में रिलेशन आप जान रहे हैं, P इक्वल टू 1/f, तो F इक्वल टू 1/P। P यहाँ दिया हुआ है 5 डायप्टर, 5 हो जाएगा, दिस इज इन मीटर। मीटर में आएगा ये। डायप्टर तब होता है यूनिट जब फोकल लेंथ मीटर में रहता है, लेकिन यहाँ सब सेंटीमीटर में है, इसलिए क्या कीजिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 सेंटीमीटर, तो ये 520 यहाँ से आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, और ऑप्शन जो है ए वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, हाइगन का तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और हाइगन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन्स वेव नेचर ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को हाइगन्स थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया सकता है। इसकी व्याख्या पार्टिकल नेचर ऑफ, जिसको हम लोग फोटोन्स कहते हैं, उसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वो दे रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है। आप देखिए यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि निरोधी विभव का मान 0.5 वोल्ट है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होगी। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं, के मैक्सिमम इज E इक्वल टू E इंटू V नॉट। V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर आपको V नॉट दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। तो E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हो गया आपको कितना 0.5 वोल्ट। वोल्ट मतलब जूल पर कूलम, इसको आप कह सकते हैं जूल पर कूलम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ से, E इंटू V नॉट। तो यहाँ देखिए E इंटू V लिखा हुआ है, तो आप सीधे इसको लगा दीजिए यहाँ से, इसको कोई जरूरत का नहीं है, यहाँ इसका कोई जरूरत नहीं है। E इंटू V नॉट, E हो गया, और V नॉट का वैल्यू कितना है 0.5।
ये E हो गया और ये हो गया 0.5 वोल्ट, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसका आंसर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा? तब आप देखिए यहाँ से, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। जूल वगैरह में रहता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप यहाँ निकाले तो ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट था, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब हो जाएगा क्या? एनर्जी का रिलेटेड हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। ऊर्जा का ये एनर्जी का वो यूनिट है। वोल्टेज, धारा, करंट, शक्ति, पावर, तो एनर्जी का आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, किसी अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है? सेमीकंडक्टर, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, अर्धचालक में फॉरबिडन एनर्जी गैप का क्या ऑर्डर होता है? अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमीकंडक्टर में इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है सेमीकंडक्टर का फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत अवस्थाओं में प्रतिरोधों का अनुपात, द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में कितना होता है, ये आपको बताना है। वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बायस में जो होता है वो होता है 10 ओम के आसपास, और रिवर्स बायस में जो होता है वो होता है 10 to the power 5 ओम के आसपास। तो आपका किसका किसका रेशियो कह रहा है? देखिए यहाँ पर रेशियो क्या कह रहा है? पहले कहता है फॉरवर्ड बायस, तो आप यहाँ से RF/R रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 ओम बाय 10 to the power 5 ओम, मतलब 1/10 to the power 4 ओम लिख सकते हैं इसको। अब इसको ले सकते हैं तो 10 to the power -4:1, 10 to the power -4:1। अगर आपको दे रहा है रिवर्स बाय फॉरवर्ड तब 10 to the power 4:1 हो जाएगा, और यहाँ फॉरवर्ड बाय रिवर्स दे रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 10 to the power -4:1। क्वेश्चन नंबर आइए देखिए यहाँ पे 8, ध्रुवन का ब्रूस्टर नियम व्यक्त किया जा सकता है। ब्रेविस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ब्रेविस्टर्स लॉ है, ब्रेविस्टर्स लॉ आप पढ़े हैं, ब्रेविस्टर्स लॉ इज म्यू इक्वल टू 10 IP। अगर इंसिडेंट रे पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट करता है किसी मीडियम में, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के टेंजेंट के बराबर होता है। इसलिए एंगल ऑफ पोलराइजेशन मेरा IP है, तो 10 से उसको हम लोग कर देंगे तो ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, म्यू इक्वल टू साइन IP, म्यू इक्वल टू कॉस IP, म्यू इक्वल टू 10 IP, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 IP, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स किरणें क्या है? मतलब एक्स रेज आर क्या है? एक्स किरणें तेज गतिशील इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तेज गतिशील प्रोटॉन, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स, धीमी गति के न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों आपके पास होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बीटा पार्टिकल्स क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटॉन्स। लेकिन जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट पर टकराती है, किसी टारगेट से जाकर के बम्बार्डिंग करती है, तो वहाँ से जो रेस बाहर रिफ्लेक्ट निकलता है बाहर, दैट इज कॉल्ड एक्स रेस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं एक्स किरणें है तेज गति से इलेक्ट्रॉन, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन? कितने सीरीज है? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैटर्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पिफंड सीरीज। तो लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट में है, बामर है विजिबल, रेस्ट ऑल आर इन इंफ्रारेड रीजन। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। तो विजिबल रीजन में कह रहा है तो दैट इज बामर सीरीज। बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध, द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर। इसके पहले क्वेश्चन आया था अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो वहां पर हम इसको चर्चा किए थे कि ताप बढ़ने से साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर क्या दे रहा है, रेसिस्टेंस कह रहा है। तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, घटता है। और अगर यहाँ चालकता रहता, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विधि प्रभाव के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण के तीव्रता के समानुपाती होता है, तीव्रता के व्युत्क्रमानुपातिक होता है, तीव्रता से स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट रेडिएशन H, directly proportional to the intensity, inversely proportional to the intensity, independent of the intensity, none of this। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए वो तीव्रता से स्वतंत्र होता है, प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के न्यूनतम कक्षा में चक्कर काटता है तो परमाणु की ऊर्जा होगी महत्तम, न्यूनतम ऋणात्मक, महत्तम ऋणात्मक, धनात्मक। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नहीं मानते, एक ही क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम है यहाँ पर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, एटम्स एनर्जी इज लार्जेस्ट, लिस्ट एंड नेगेटिव, लार्जेस्ट एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी जो था उसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, En, मतलब nth ऑर्बिट में जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं या आप पढ़े होंगे, वहां पर En इज -13.6 बाय n स्क्वायर। En इज -13.6, En इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर। व्हेन n इज 1, तो ये E1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यहाँ पर n इक्वल टू 2 यूज करते हैं आप, तो E2 हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा नहीं, और इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 4 4 3 और एक 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 चौके 16, 4 3 12, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इज ग्रेटर देन -13.6। इसका मतलब है कि ये कम है और नेगेटिव है, और ये ऊपर जाएगा तो लार्जेस्ट एंड नेगेटिव। तो यहाँ कह रहा है कि न्यूनतम और ऋणात्मक, ये ऑप्शन बी जो है आपका लिस्ट एंड नेगेटिव होगा, क्लोजेस्ट टू दी ऑर्बिट। जैसे जैसे ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी घटते जाएगा, एनर्जी बढ़ते जाएगा, उसका टोटल एनर्जी है वहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हम लोग का बी जो है वो बिल्कुल सही, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपका एक डायोड उपयोग किया जाता है। एक डायोड जो है उसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? ए डायोड का उपयोग किया जाता है। ए डायोड इज यूज्ड एज दिष्टकारी रेक्टिफायर, प्रवर्धक एम्पलीफायर, दोलित्र ऑसिलेटर, क्षणित्र फिल्टर। ये 4 चीज दिया आपको यहाँ पर। डायोड का उपयोग क्या होता है? डायोड मतलब यहाँ पीएन संधि डायोड है, ये आपका पीएन संधि डायोड है, दिस इज डायोड। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर भी आप पढ़ेंगे इस तरह से, ये ट्रांजिस्टर है। उसके बाद एक ऑसिलेटर भी पढ़ेंगे आप, ऑसिलेटर भी पढ़ेंगे, एक फिल्टर भी पढ़ेंगे। तो डायोड का जो उपयोग है
वो रेक्टिफायर में क्या आता है, मतलब एसी को डीसी बदलने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग ऑसिलेटर में भी किया जाता है और फिर कैपेसिटर का उपयोग फिल्टर में किया जाता है। तो यहाँ पर डायोड का कहा है, तो डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। आप पढ़ेंगे रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे एनपीएन, पीएनपी, ठीक है। तो इस तरह का उपयोग इसमें किया जाता है, डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है इस तरह से। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, यही मेरे एनर्जी का काम है। इस तरह का वीडियो हम तब तक लेते आते रहेंगे जब तक का एग्जाम्शन आपका समाप्त नहीं हो जाता है। चलिए, ओके, थैंक्स।